नमस्कार दोस्तों। आजकल इंडिया में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है फार्म बिल। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स पास किए हैं एंड इन बिल्स के अगेंस्ट में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन बिल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे इसका बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं एंड बहुत लोगों ने इस पे अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। बट मेरा आज का टॉपिक फार्म बिल्स की जगह पहले फार्मर्स की क्या सिचुएशन है, फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं, इन पे डिस्कशन है। और फिर दुनिया भर में फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस से क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट आए हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस पे आज मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहली चीज़, फार्मिंग समझते हैं। फार्मिंग जैसे कई लोग समझते हैं कि इट्स अ बिज़नेस। नो डाउट इट्स अ काइंड ऑफ अ बिज़नेस, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बनता है और वो सेल होता है। बट ये और बिज़नेस की तरह नहीं होता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिज़नेस। ये मैं पॉइंट्स आपको अभी बताता हूँ क्यों ये डिफरेंट है। पहली चीज़, फार्मर अपने मौसम या सीज़न, जिस सीज़न में उसको बोना होता है या अपना फसल लगानी होती है, उसको एडजस्ट नहीं कर सकता है। और ये जो सीज़न मिलता है या जिसमें उसको फसल लगानी होती है, ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। ये 15 से 25 दिन के बीच में उसको फसल लगानी होती है। जो बिज़नेस में कहा जाता है कि जितना टाइम पीरियड कम है उतना ही बड़ा रिस्क है, तो इस बिज़नेस में भी फिर ये समझना होगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फार्मर अपने सीजन्स को एडजस्ट नहीं कर सकता है, अपने मौसम्स को एडजस्ट नहीं कर सकता है। और वो मौसम जिसमें बुआई होनी है, जिसमें बीजे लगाने हैं, वो टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है। उस टाइम पीरियड में उसके लिए उसको सब कुछ तैयार करना होता है, पानी लगाना होता है, फसल जो भी वेरियस तरीके होते हैं या जैसे जोतना है, एवरीथिंग ही हैज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर द 15-25 डेज जिसमें वो ये काम कर सके। क्लियर? दूसरी चीज़ हम इसको समझेंगे कि अगर फार्मिंग में जो अनसर्टेनिटी है, अगर आप समझें, वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जैसे ही आपने फसल लगाई और फसल काटने के बीच में इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं, आपको रेन होता है, पानी बरस जाता है, बरसात होती है या स्टॉर्म आ जाता है, ये सब फसल को नष्ट कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि इवन बदली या यूँ कह दीजिए क्लाउडी डे भी फसल को नुकसान दे सकता है। इस बिज़नेस में फसल लगाने से फसल काटने तक बहुत सारे अनसर्टन चीज़ें होती हैं या बहुत सारा रिस्क होता है, जिसको आप कह सकते हैं, जो इम्पैक्ट कर सकता है। अब मैंने 2 रिस्क की बात की। पहला, टाइम पीरियड रिस्क। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता ही होगा कि अगर जितना टाइम पीरियड कम है उतना ही बड़ा रिस्क होता है। और दूसरी चीज़ है जो नेचुरल रिस्क होते हैं, लाइक पानी बरसना या बरसात होना या स्टॉर्म आना, आंधी आना या इवन क्लाउडी डे। अगर ये रिस्क हैं तो फिर फार्मर की प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, इन सब रिस्क को झेलते हुए भी फार्मर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं कर सकता है। कहने का मतलब वो है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग नहीं कर सकता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें। क्यों नहीं हो सकता है या प्राइसिंग क्यों नहीं कर सकता है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो उसके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही छोटी होती है, जिस चक्कर में उसको डिस्ट्रेस सेलिंग भी करनी पड़ सकती है। उसका ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी बेचेगा तो बिक जाएगा। उसको विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 दिन, 1 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है, नहीं तो उसको बेचना होता है। जब शेल्फ लाइफ कम होती है उसके प्रोडक्ट की और रिस्क उसको बहुत ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है और कई चीज़ों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, तो ये बिज़नेस इट्स नॉट अ वेरी लुक्रेटिव काइंड ऑफ अ बिज़नेस, यू कैन से। ये बिज़नेस बहुत ही, अगर देखा जाए सिंपल टर्म्स में, तो मैनकाइंड के लिए है। ओके। और
ये जो डिस्ट्रेस सेलिंग का हम जो केस कह रहे हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, उसमें एक चीज़ और होती है। फार्मर जब खेती करता है या फसल उगाता है तो वो कर्ज़ा लेता है। जितनी देर लगेगी उसको सेल करने में, उसके हर दिन ब्याज उसका बढ़ रहा होता है, उसका हर दिन ब्याज लग रहा होता है, पहली चीज़। और हर दिन उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही होती है, जो मतलब उसकी प्राइसिंग गिरती जा रही है। ये उसको डिस्ट्रेस सेलिंग के लिए लाता है। सो ये फार्मर्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोन का ब्याज हर दिन बढ़ रहा है और जो उसका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हर दिन गिर रही है, तो उसकी प्राइसिंग और भी कम होती जाएगी। तो अब लोग बोल सकते हैं, एक सिंपल सा आर्गुमेंट मैंने बहुत सुना कि फिर वो फार्मिंग क्यों करते हैं, फार्मिंग छोड़ दें, कोई और काम कर लें। एंड थोड़ा प्रोग्रेसिव अगर आदमी होता है तो वो बोलता है यार इन लोग को फार्मिंग से हटाना है, अगर मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फार्मिंग से हट जाएगी तभी इंडिया ग्रो करेगा। ये टॉपिक एक अलग डिबेट मांगता है। बट इस टॉपिक पे कि उनको फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए और किसी और में चले जाना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये है कि फार्मर्स जो थोड़े से पुअर फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, किसान होता है, उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि बेसिकली वो कोई और जॉब ढूंढ सके। और जैसे जॉब ढूंढने के लिए एजुकेशन कहा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से फार्मर ने बचपन से यही एजुकेशन ली है कि कब क्या उगाना है, क्या क्या उगा सकते हैं, कितना पानी देना है, ये उसकी एजुकेशन है। सो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज एजुकेशन ओनली। क्लियर? सेकंड, कई लोग कहते हैं कि अगर उनको दूसरे सेक्टर में चला जाना चाहिए या फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए, तो मैं आपको एक फन फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। क्लियर? तो अगर आप ये सोचिए, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय छोड़ के दूसरी जगह जॉब ढूंढने लगेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझिए, एक दूसरा फन फैक्ट आपको बताते हैं कि जो एलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे हैंडलूम है या पॉटरी है, ये सब है, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं बचेगा तो एलाइड सेक्टर भी नहीं बचेंगे, सो इनके लोग भी नौकरी ढूंढने लग जाएंगे। तो आप ये सोचिए, आप मुझसे ये कहना की कोशिश कर रहे हैं, लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के लोग अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढे। इतनी नौकरी है क्या? क्या हमारी सोसाइटी या हमारा स्ट्रक्चर इतनी नौकरियां दे सकता है? एक तीसरा फन फैक्ट बताते हैं आपको। ये जो पेंडेमिक आया है, ये नॉर्मली मतलब नहीं होता, बट एक पेंडेमिक की सिचुएशन में बता रहा हूँ। इस पेंडेमिक में जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी थी, मतलब फार्मिंग छोड़ के नौकरी करने गए थे कंस्ट्रक्शन वर्क में एज अ लेबर समवेयर एल्स, ये सब लोग वापस गांव आए हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही इनको एब्जॉर्ब किया है। नहीं तो भुखमरी हो जाती और लोग सड़क पे आ जाते। अब समझते हैं ये छोटे फार्मर्स का सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या है, या इनकी वो क्या है, ये सोसाइटी को कैसे सपोर्ट करते हैं। क्या होता है कि छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी लोकल मार्केट में ही अपनी फसल बेचते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल दाम पे बेचते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं बेचते हैं। तो होता क्या है, वो अपना माल सस्ता बेचते हैं, लोकल मार्केट में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। तो उस लोकल मार्केट के अराउंड के जो लोग होते हैं, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली, उनको वो खाना बहुत सस्ते में मिल जाता है। क्लियर? तो जो कॉस्टिंग है ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, जो जैसे एज अ लेबर कहीं काम कर रहे हैं, उनको खाना बड़े सस्ते में मिल जाता है, उनका पेट भर जाता है, सो दे आर सेटिस्फाइड। अगर आपको ये इम्पैक्ट समझना है कि मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, आप कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की सिचुएशन पढ़िए जहाँ खाना महंगा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, कैसे लोग सड़क पे जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे रिवोल्ट्स होते हैं। सो ये जानना ज़रूरी है। तो लोकल फार्मर्स एक सोसाइटी को, एक नीचे की सोसाइटी को कह सकते हैं, सपोर्ट करते हैं सस्ता खाना देके, और वो भी लोकल फूड। अगर ये छोटे फार्मर्स नहीं रहेंगे
तो लोग लोकल जो फूड होता है या लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और ये लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं नीचे से। अब ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ इसका कुछ केस स्टडी कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं ये कैसे संभव है या ये इनका क्या है। तो अगर देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट स्टडी द यूएस एग्रीकल्चर थिंग्स। अब यूएस में क्या है, यूएस में बड़े फार्मर्स हैं, क्लियर, और वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट कंपनीज आती हैं, सीड्स देती हैं, वो वही उगाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बहुत बल्क में प्रोड्यूस होती हैं, और जो थोड़े बहुत छोटे फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि कॉमन आदमी ले भी नहीं सकता है, नॉर्मल आदमी उसको बाय भी नहीं कर सकता है। अब जो बड़े फार्मर्स होते हैं या यूँ कह लीजिए जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज आती हैं जो एग्रीकल्चर में एंट्री लेती हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना। अच्छा, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? प्रॉफिट आपका तभी हो सकता है जब आपका अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल हो, आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। मैंने पहले टॉपिक में बताया ना कि जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनको सेल करना पड़ता है, डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, सस्ते में बेचना पड़ता है क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। अब बड़ी कंपनीज आएंगी, वो अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहेंगी, क्योंकि वो तब बेचना चाहेंगी जब उनको अच्छा पैसा मिले या उनका प्रोडक्ट शेल्फ पे बहुत लंबे समय तक स्टे करे, तभी वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, फूड मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाइड फूड मिलता है जो सबको पता है इतना अच्छा नहीं होता है जो एक फ्रेश अनमॉडिफाइड फूड होता है। अब इसमें यूएस की स्टडी में जो हम बात करना चाहते हैं कि वहाँ जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कई सारे मॉडिफाइड फूड होता है जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, बट इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अब दूसरा इसका इम्पैक्ट समझते हैं। जब लोकल फूड वहाँ बंद हो गया, क्योंकि छोटे फार्मर्स नहीं रहे, बड़े फार्मर्स रहे, और वो वही प्रोडक्ट करते हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल भी बिक सके, पूरी दुनिया में बिक सके, और वो लोकल फूड नहीं करते हैं, तो लोकल फूड की वहाँ स्कैरसिटी होती है। इस मारे वहाँ जो लोकल फूड है वो बहुत महंगा मिलता है। अब हुआ क्या इसमें होता ये है कि जो पुअर फैमिली है जो पुअर फैमिली है उसको वो फूड छोड़ के किसी और सब्स्टिट्यूट ऑफ चीप फूड पे जाना पड़ता है जो बेसिकली होता है जैसे लोग फास्ट फूड पे। तो वहाँ कई लोग अगर आप देखेंगे फास्ट फूड की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। दे कैन नॉट अफोर्ड द फ्रेश फूड, लोकली ग्रोन फूड दे कैन नॉट अफोर्ड। तो क्या होता है, वो फास्ट फूड की तरफ जाते हैं जो बहुत ही अनहेल्दी होता है। तो अगर यूएस की हम प्रॉब्लम समझें तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली में फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है क्योंकि वो फूड बहुत चीप है। इट्स नॉट अ फ्रेश फूड, इट्स नॉट अ गुड फूड एंड इट्स अ मॉडिफाइड फूड। इसके बारे में और अगर आप लोग को जानना है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक वहाँ मूवमेंट हुआ था, लेट्स मूव, अ कैंपेन दैट वाज स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय मिशेल ओबामा। आप इस कैंपेन के बारे में अगर जानेंगे या पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज फार्मिंग में इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ रियल में सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अनहेल्दी फूड, लोग मोटे हो रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, हाइपर होते हैं, एंड इट कम्स इनटू देयर एटीट्यूड इन नेचर, जो बेसिकली इंडिया में नहीं है। इंडिया में अभी भी लोकल फूड मिलता है, अच्छा फूड मिलता है, एंड फसल अच्छी होती है, लोकल फूड मिलता है, सस्ता मिलता है, तो लोग फ्रेश कंज्यूम करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और समझने वाली है फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि फार्मर्स को हट जाना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा कि फार्मर की जो एजुकेशन है, जैसे आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग करते हैं, आपने एमबीए किया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाते हैं, आपने डॉक्टरी की है तो आप
डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टरी करके फिर इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं, इंजीनियरिंग करके डॉक्टरी करने लग जाते हैं। इसी तरीके से एक फार्मर की भी एजुकेशन, उसकी बचपन से क्या फसल होनी चाहिए, किस टाइम पे लगाना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, उसकी एजुकेशन है, वो उसी के अकॉर्डिंग उस पर एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो समझिए कि फार्मर के एजुकेशन उसकी फार्मिंग ही है, एंड ही इज प्लेइंग इन दैट फील्ड ओनली। अच्छा, एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, अगर आपको जो मैंने फूड स्कैर्सिटी की बात कही थी, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की सिचुएशन, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो रिवोल्ट हुए हैं उनको समझिए कि हाउ फूड स्कैर्सिटी कैन चेंज द सोसाइटी स्ट्रक्चर। क्लियर? और अगर आपको समझना है कि प्राइवेट कंपनीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर में, तो आप यूएस के बारे में पढ़िए। यूएस एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में चली जाती हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर फैमिली को सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड, मॉडिफाइड फूड और अनहेल्दी फूड ही अवेलेबल होता है एट चीप प्राइस, रेस्ट वहाँ बहुत महंगा होता है। हाँ, अगर आपको फ्रेश फूड का इम्पैक्ट समझना है तो हाउ द यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर्क, कैसे वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उन फार्मर्स को, और किस तरीके से लोकली ग्रोन फ्रेश फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको ये देखना है कि फूड स्कैर्सिटी से क्या होता है, अगर जब लोकल फूड ख़त्म होने लग जाता है तो क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की सिचुएशन पढ़ लीजिए। जब प्राइवेट कंपनीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाती हैं तब क्या होता है, तो आप अमेरिकन एग्रीकल्चर को देख लीजिए और फिर वहाँ के सोसाइटी पे देख लीजिए। कोई वहाँ ध्यान नहीं देता है, बट अगर लेट्स मूव के बारे में आप पढ़ेंगे तब समझेंगे कि लोकल फूड, फ्रेश फूड वहाँ है ही नहीं गरीब लोगों के लिए। उनके लिए सिर्फ वही फास्ट फूड, कोक, बर्गर, यही सब है, एंड दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। और फिर आप समझिए कि कैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में फ्रेश फूड, लोकली फ्रेश फूड कैसे मिलता है, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अब मेरा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि बेसिकली विलेज की क्या सिचुएशन है, विलेज कंडीशंस क्या हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 96 मिलियन लोगों ने कल्टिवेटिंग या फार्मिंग एज देयर मेन ऑक्यूपेशन बताया था। इट इज़ डाउन फ्रॉम 103 मिलियन जिन्होंने 2001 में बताया था, और 110 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1991 में लोगों ने बताया था फार्मिंग एज द मेन कल्टिवेशन। अगर इस फिगर्स को समझा जाए तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि 46% ऑफ द वर्क फोर्स वर्क्स फुल टाइम इन फार्मलैंड्स। क्लियर? अच्छा, अब जब फार्मिंग विलेज की सिचुएशन की बात हो रही तो मैं ये बता दूं कि हर एक डिकेड में अगर देखा जाए तो जो होल्डिंग फार्मिंग लैंड का एरिया है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं, ज़मीनें बढ़ रही हैं, तो ये श्रिंक कर रहा है। दैट मीन्स 2010 और 11 में अगर कहा जाए तो 1.15 हेक्टर्स ये पर फार्मर का वो था, मतलब फार्मर होल्ड करते थे, जो 1.08 हेक्टर हो गया है अब 2015 और 16 के प्रोविजनल एस्टिमेट्स से कहने। और सबसे दूसरी चीज़ है, ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ये 90% ऑफ द फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ दे आर द मेजर चंक, जिनको स्मॉल फार्मर्स भी कहते हैं। और ये जो हम डेटा ले रहे हैं ये बेसिकली 2014 तक बहुत जगह अवेलेबल है, और ये स्टार्ट हुआ था 1970s से, जब फार्मिंग में 71 मिलियन लोग ही इन्वॉल्व थे, यूँ कह दीजिए फैमिलीज, पीपल दैट वर इन्वॉल्व। इन लास्ट 5 डिकेड्स अगर देखा जाए तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। 138 मिलियन हो गए थे 2010-11 में, एंड 146 मिलियन हो गए हैं 2015 और 16 में। ये बेसिकली एक एस्टिमेट है। इसका रिज़ल्ट क्या है कि लोग इतनी ज़्यादा फार्मिंग में जब आए हैं कि जो ऑपरेशनल होल्डिंग जो है ऑफ लैंड पर कल्टीवेटर अगर देखा जाए तो ये 2.28 हेक्टर्स थी 1970-71 में,
1.15 हुई 2010 और 11 में, और 1.08 हेक्टर्स हो गई 2015-16 में एज पर द डेटा। तो एग्रीकल्चर लैंड पर फार्मर कम होती जा रही क्योंकि फैमिली बढ़ते जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिकली फार्मर की इनकम क्या है और कितनी वो कमाता है, कितनी उसकी कमाई होती है। अच्छा, फार्मर की कम इनकम का मतलब ये भी होता है कि कॉमन आदमी को फूड सस्ते में मिलना। इसको सब्सिडी से मत समझिएगा। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल समझ जाइए, एक चीज़ क्लियर है कि वो फार्मर को नहीं दे रही है, वो कॉमन पब्लिक जो खाना खा रहा है उसको वो सब्सिडी मिल रही है, नहीं तो वही चीज़ बहुत महंगी मिलेगी। अब समझते हैं फार्मर की इनकम। अगर देखा जाए तो वेरियस एस्टिमेट्स के साथ एक फार्मर करीबन 8,931 रुपीज़ पर मंथ कमाता है। दैट इज़, अगर रफली समझ लीजिए 9,000 रुपये कमाता है पर मंथ, और एक एवरेज फैमिली ऑफ अ फार्मर में 5 लोग होते हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे अलार्मिंग फैक्ट ये है, जो ये 9,000 पर मंथ कमाता है, फार्मर की एक फैमिली कमाती है, इसमें 35% ऑफ द इनकम आती है फ्रॉम अदर वेजेस, जैसे वो मरेगा या कहीं और काम कर लेता है उसमें से वो आता है। एग्रीकल्चर का मेन पार्ट उसमें सिर्फ 65% होता है। तीसरी चीज़, अगर हम देखें कि 85% ऑफ द फार्मर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स का कहने का मतलब ये है जिनके पास 2 हेक्टेयर से लैंड कम है। सो इन ब्रीफ ये किसान की सिचुएशन है। सो इन ब्रीफ ये किसान की एक नॉर्मल सिचुएशन है, जो मैंने आपको डेटा दिया फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फार्म बिल का क्या इम्पैक्ट है वो तो बात की बात है। अगर ये छोटे फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम हुई या फार्मर्स ये छोटे हटाए गए तो आप लोग को समझना होगा कि आपको क्या मिलेगा। फास्ट फूड, चीप फूड, मॉडिफाइड फूड, कुछ भी आप सोच लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, बिफोर सपोर्टिंग और रिवोल्टिंग अगेंस्ट एनी फार्म बिल, इम्पैक्ट्स हैं, डेटा सारा सब जगह है, और कंट्रीज़ का पढ़िए और फिर समझिए। क्योंकि मॉडिफाइड फूड, मैं अभी भी कहूँगा, प्राइवेट कंपनीज आएंगी, प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, मॉडिफाइड फूड देंगी जो सही नहीं होता है। थैंक यू।